दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 18 दिसंबर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन प्रश्नों की एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 18 दिसंबर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को कराता हूँ रिविजन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि स्टडी 91 दोस्तों अपने रिविजन के लिए भी जाना जाता है। तो पर डे दोस्तों मैं आपको 90 क्वेश्चन का रिविजन कराता हूं हर एक टॉपिक पर, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाए। ध्यान दीजिए स्टडी 91 बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। इन कोर्सेज का नाम यहां पर दिया गया है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, आप देख करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आइए पहला सवाल जो हमारे लिए दोस्तों ये है आर्ट एंड कल्चर का सवाल। जी हां, बहुत ही गजब का सवाल है। क्या लिखा भाई? कह रहा यूनेस्को ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया है। किसमें? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। एक्चुअली होता क्या है, तो जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा कि यूनेस्को ने इसकी मान्यता दिया, ठीक है। किसने? यूनेस्को ने इसे मान्यता दिया। यूनेस्को दोस्तों दो तरह की चीजों को मान्यता देता है। एक तो दोस्तों मूर्त सांस्कृतिक विरासत को, किसे? मूर्त सांस्कृतिक विरासत को, जरा ध्यान दीजिएगा, मूर्त सांस्कृतिक विरासत को यह मान्यता देता है। और एक दूसरा है दोस्तों अमूर्त। जी हां दोस्तों, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आपके मन में जो अगला सवाल आ रहा होगा कि सर ये मूर्त और अमूर्त क्या होता है। एक्चुअली में दोस्तों मूर्त अमूर्त को कहा जाता है टेंजिबल और इंटेंजिबल। जिन चीजों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त संपत्तियां होती हैं। ये कलम छू सकते हैं, इस बोर्ड को छू सकते हैं, मोबाइल फोन को छू सकते हैं, इस फैन को छू सकते हैं, इस दीवार को छू सकते हैं, बिल्डिंग को छू सकते हैं, कार को छू सकते हैं, मूर्त कहा जाता है। अमूर्त जिन्हें टच नहीं किया जा सकता। तो मूर्त सांस्कृतिक विरासत को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और अमूर्त वाले को भी शामिल किया गया। अभी दोस्तों इसके पहले अमूर्त विरासत स्थलों की कुल संख्या 13 थी। आज एक जुड़ जाने की वजह से दोस्तों इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। तो जरा इसको भी आप अपडेट कर लीजिए। याद रखें दोस्तों, अभी तक अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या कितनी थी? 13 थी। अब एक जुड़ गया है, जिसके बाद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सूची बढ़कर कितनी हो गई है? भारत में 14 हो गया है। दोस्तों अब किसे दिया गया ये बताइए। तो देखिए इसके पहले दोस्तों कुंभ मेला को दिया गया था, ये 13वें नंबर का था, ठीक है। और इस बार दोस्तों कलकत्ता के दुर्गा पूजा को दिया गया, जो कि भारत में 14वें नंबर का क्या है? 14वें नंबर का यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल। स्थल नहीं दोस्तों, देखिए कोई स्थान नहीं होते, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा यह अमूर्त है, इनको छुआ नहीं जा सकता। क्या आप कुंभ मेला को टच कर सकते हैं? कोई स्थान थोड़े है, ठीक है। कुंभ मेला एक सार्वजनिक आयोजन है, दुर्गा पूजा एक सार्वजनिक आयोजन है, रामायण का पाठ एक सार्वजनिक आयोजन है, ठीक है। बौद्ध लोग जो जॉब करते हैं इसको भी मिला है। आपने भारत में योग प्रथा को सुना होगा, इस योग को भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। आपने दोस्तों पारसी लोगों का एक त्योहार दोस्तों नवरोज पढ़ा होगा, वो नवरोज भी इसमें शामिल है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल इनकी संख्या टोटल कितनी दोस्तों? इनकी संख्या टोटल है 14। यहां पे अगर मैं मूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करूं तो इनकी कुल संख्या दोस्तों 38। कितनी है? 38। कुल 38 स्थान है भारत में जो इसमें। इस 38 में भी दोस्तों इसको कई खंड में रखा गया। जैसे दोस्तों यहां मैं बताना चाहूंगा, यहां पर 30, 7 और 1 का एक अलग खंड है, ठीक है। 30 क्या है दोस्तों? तो जो 30 है याद रखेगा, 30 सांस्कृतिक स्थल है, ठीक है। क्या है? 30 स्थल ऐसे हैं जिनका संबंध किसी सांस्कृतिक स्थल से है। बाकी के जो 7 हैं दोस्तों यह प्राकृतिक स्थल हैं। क्या है? यह सांस्कृतिक नहीं है। यह जैसे अजंता एलोरा की गुफा पड़े है ना, यह प्राकृतिक स्थल है। और एक जो है दोस्तों यह मिश्रित सूची में, किसमें है? जो दोनों के अंतर्गत आता है, यह मिश्रित सूची में, ठीक है। ये आप याद रखेगा। तो 38 यहां पे है, 14 यहां पे। दोस्तों मैं काम की बात करता हूं, आपको पता है ना मैं बिना काम की कोई बात नहीं करता। इस टॉपिक से संबंधित जितनी बातें आपको जाननी चाहिए वो जान लीजिए। इसके पहले दोस्तों भी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था आर्द्र भूमियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? आर्द्र भूमि के बारे में, जहां एक बार एक लाइन में रहता है पूरे भारत में इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? 47 हो गई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां जो है दोस्तों याद रखिएगा सही उत्तर दुर्गा पूजा हो जाएगा, बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बाकी की चीजें अगर आपको पढ़ना दोस्तों तो यहां डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहां दोस्तों वो कौन कौन सी 14 चीजें हैं, उन सभी 14 चीजों के बारे में यहां लिखा हुआ है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, इत्मीनान से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम अपने काम की दूसरी बात करते हैं, ठीक है।
हमारे काम की जो बात है दोस्तों वो ये है कि कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ अच्छे सवाल करते हैं। जैसे आज के सवाल का सही जवाब क्या था? दुर्गा पूजा, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चुना गया। दोस्तों इसके पहले हमने पढ़ा था वांगला महोत्सव कहां मनाया गया, ठीक है। तो हाल ही में वांगला महोत्सव ये मनाया गया दोस्तों मेघालय राज्य में। अभी मेघालय में एक नया जिला भी घोषित किया गया था, पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स को। जी हां दोस्तों, उसे भी याद रखेगा। यहां पर फिलहाल वांगला महोत्सव है, यह आपके मेघालय से संबंधित है। 17 से 19 नवंबर 2021 तक किस शहर में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का दोस्तों आयोजन किया गया? तो दोस्तों यह पर्व आपके झांसी में किया गया था आयोजित, ठीक है, जहां मोदी जी भी गए थे। तो याद रखें दोस्तों, झांसी में इसका आयोजन किया गया। करा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है मेला दोस्तों अभी स्टार्ट किया गया। ये कहां पर? तो दोस्तों याद रखें, राजस्थान में अभी पशु मेले की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव, जी हां दोस्तों, वर्तमान में जनजाति मंत्री कौन है? याद रखेगा, अर्जुन मुंडा जी हैं, ठीक है। करा राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन अभी किया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, ठीक है। करा हाल ही में किस राज्य में बथुकंपा उत्सव का आयोजन किया गया? बथुकंपा उत्सव यह आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना की जो है राज्यपाल कौन है? तिमिली साई सुंदर राजन, याद रखेगा। ये सब अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। करा कि हाल ही में किसके द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी गए थे दोस्तों और इसका उद्घाटन किया गया। चर्चा में रहा नट संकीर्तन उत्सव, ये किस राज्य से संबंधित है? नट संकीर्तन उत्सव ये आपके मणिपुर राज्य से संबंधित है, ठीक है, मणिपुर, ठीक है। हाल ही में दोस्तों मणिपुर ने राष्ट्रीय खेल भी का पुरस्कार भी दोस्तों जीत लिया है, वह भी याद रखेगा। और मणिपुर के अभी हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन, क्या नाम है? LA गणेशन, जो तमिलनाडु के एक बीजेपी के नेता थे, ठीक है। कर हाल ही में अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अयोध्या आए थे और उन्हीं के द्वारा अयोध्या कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में दोस्तों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है स्टार्ट किया गया, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। पूरे 900 करोड़ में दोस्तों एक कॉरिडोर बनके तैयार हुआ है। करा केरल का प्रसिद्ध ओणम त्योहार ये किस देवता से संबंधित है? तो दोस्तों ये भगवान विष्णु से संबंधित है और इसमें नौकायन होता है, यह बड़ा चर्चा में रहता है। हाल ही में वांचुआ महोत्सव कहां मनाया गया? वांचुआ महोत्सव ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह असम से संबंधित है। यहां जो पढ़ रहे थे दोस्तों मेघालय में ये वांगला था, ये वांचुआ है, ये वांगला है। असम में दोस्तों एक और महोत्सव चलता है अंबुबाची मेला, वो भी याद रखेगा, वो भी आपके असम से ही संबंधित है। तो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से जुड़े कम से कम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और स्टडी 91 रिवीजन के लिए ही सबसे ज्यादा जाना जाता है दोस्तों। देखिए पढ़ना पढ़ाना तो अपनी जगह है, जैसे आज देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन यहां रखा ना, अब इस क्वेश्चन को अगले 10 दिनों तक जब जब आर्ट एंड कल्चर का सवाल आएगा तब तब दोस्तों मैं दुर्गा पूजा वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आप कह दो कि मुझे नहीं याद होगा, सवाल ही नहीं बनता यार कि ये सवाल आपको नहीं याद हो, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ मिलान करना है और आपको बताना है ये सभी दोस्तों दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस हैं। क्या है? दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं दोस्तों, और इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इन महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताना है। लिख रहा है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, मानवाधिकार दिवस और ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसमें जो सबसे आसान है वो है दोस्तों मानवाधिकार दिवस, ठीक है। यह मनाया जाता है दोस्तों हर साल 10 तारीख को, ठीक है। हर साल 10 तारीख को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस दोस्तों ये बताइए, और अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी और चाय दिवस। चाय दिवस दोस्तों एकदम लेटेस्ट आकर के ऐड हुआ है, तो जल्दी से मुझे बताइए यहां पर सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए आइए मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो सही जवाब है पहला याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस यह मनाया जाता है दोस्तों दिसंबर में 5 तारीख को। स्वयं की सेवा 5 तारीख को, मानवाधिकार 10 तारीख को। दो याद करिए पहले, स्वयं सेवा 5 तारीख को, मानवाधिकार 10 तारीख को, ठीक है। याद रहेगा, ये आपको याद होगा। उसके बाद दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस यह मनाया जाता है 7 तारीख को, ठीक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, और आपको पता है 8 दिसंबर को बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, याद रखेगा, ठीक है। और यह झंडा दिवस मनाया जाता है 7 तारीख को, यह भी याद रखेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मानवाधिकार बताई दिया। ऊर्जा संरक्षण मनाया जाता है दोस्तों 14 तारीख को, और चाय दिवस दोस्तों मनाया जाता है 15 तारीख को, याद रखेगा, चाय दिवस, ठीक है। चाय दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? यह मनाया जाता है 15 दिसंबर को। यह सभी आप याद रखेगा। आइए एक बार मिलान करते हैं दोस्तों, क्या मिलान होगा? पहले का सी हो गया, दूसरे का ई हो गया, तीसरा 1 2 3, तीसरे का डी हो गया,
चौथे का बी हो गया, पांचवें का ए हो गया। ठीक है, तो याद रखेगा CEDBA, CEDBA, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, सही हो गया। ये दोस्तों दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं, कृपया इन दिवस को भी याद रखिए। और आपको तो पता है कि दिवस से कितने सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये दिवस याद रखेगा, चाय दिवस। ये हर साल 15 दिवस को 15 तारीख को मनाया जाता है, इंटरनेशनल टी डे। ठीक है, और आपको पता होगा दोस्तों चाय के लिए किसको किसको, ये मतलब दुनिया के ज्यादातर ऐसे देश जहां पर चाय को सर्वाधिक पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है, उन सभी देशों के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, सन 2007 में दोस्तों लिख रहा है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, वो भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, और चीन दोस्तों इस समय चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, इसको भी याद रखेगा। भारत तो फिलहाल आयातक की श्रेणी में आता है। ठीक है, चाय क्या है इसके बारे में दोस्तों कई सारे फैक्ट दिए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चाय दोस्तों ये चीन से आया हुआ था। ठीक है, खैर अलग बात है, आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहां कुछ दे रहा दिवस से संबंधित चीजें, जैसे विश्व एड्स दिवस, ये मनाया जाता है 1 तारीख को। ठीक है, 2 तारीख को कंप्यूटर दिवस, ये भी याद रखेगा। ठीक है, नौसेना दिवस आपको बता दिया गया दोस्तों 4 तारीख को। ठीक है, याद रखेगा 4 को नौसेना है, 4 को नौसेना दिवस मनाया जाता है, और 7 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। क्या, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, दोनों याद रखेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नागरिक सुरक्षा दिवस ये 6 तारीख को है, अंबेडकर जी की पुण्यतिथि भी 6 तारीख को है, झंडा दिवस 7 को है, मानवाधिकार 10 को है, ऊर्जा संरक्षण 14 को है, और चाय दिवस 15 को है। ठीक है, इस तरह से इन चीजों को भी आप याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और पढ़ते हैं अगला कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला दोस्तों, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहां पे शुरू हुआ? कौन सा संस्करण चल रहा दोस्तों? 7वां। नाम क्या है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इस बार दोस्तों इसका जो 7वां संस्करण हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों कहां पर हो रहा है? ये आपका पणजी में हो रहा है। पणजी कहां पर दोस्तों? पणजी गोवा। ठीक है, पणजी गोवा में है, याद रखेगा, गोवा की राजधानी है, ध्यान दीजिएगा। गोवा के दोस्तों इसमें सीएम कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत यहां के क्या दोस्तों? सीएम है। और यहां के दोस्तों राज्यपाल कौन है? तो आपको पता होगा यहां के राज्यपाल हैं दोस्तों, याद रखेगा श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है दोस्तों? श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, पिल्लई याद रखेगा, ये सब अच्छी चीजें हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। इसके ये इस साल देखिए मनाया जा रहा है। ठीक है, 7वां। इसके पहले दोस्तों वर्चुअली हुआ था। इसके पहले कहां पर हुआ था? पिछले साल इसका आयोजन वर्चुअली किया गया था, मतलब 2020 में इसका वर्चुअल हुआ था। इसके पहले दोस्तों आप कह सकते हैं 6ठे नंबर का आपका कलकत्ता मनाया गया था, 5वें नंबर का लखनऊ में था, और 4थे नंबर का दोस्तों दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन बातों को आप याद रखेगा। यहां पर दोस्तों आपका फिलहाल पंजीम हो जाएगा। पिछले साल ध्यान दीजिएगा वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था, तो गलती से कोलकाता मत बता दीजिएगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इसका नाम है। इस बार 7वां साइंस फेस्टिवल ये चल रहा है, गोवा की राजधानी पंजिम में इसको जो है मनाया जा रहा है। ठीक है, ये इवेंट चल रहा है। ठीक है, इसको याद रखेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार, याद रखेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। 7वां संस्करण है। और काम क्या होगा दोस्तों? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस साइंस फेस्टिवल में क्या होगा? नवाचार पर चर्चा होगा, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे चर्चा होगा दोस्तों, कि देश में नवाचार को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसी पे सारा बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इवेंट एंड समिट से जुड़े कुछ अच्छी बातें हैं, लगे हाथ उनको भी पढ़ लेते हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। पहला तो आपको याद ही हो गया, दूसरा पढ़िए। अभी हाल ही में दोस्तों नुपीलाल स्मृति दिवस बनाया गया। आपको मैंने याद दिलाया था दोस्तों, मणिपुर की महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। 2 आंदोलन चला था, एक 1904 में, एक 1939 में। यह आपके कहां से संबंधित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। नुपीलाल स्मृति दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा। कौन सा साल? 2021 में अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। वैसे तो अंबेडकर जी के लिए ज्यादातर चीजें महाराष्ट्र शुरू करता है, लेकिन यहां पर आपके जवाब में महाराष्ट्र नहीं है, नई दिल्ली है। याद रखेगा दोस्तों, यह अंबेडकर जी के ऊपर दोस्तों एक सम्मेलन होने जा रहा है, वो नई दिल्ली में किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन। ठीक है, केंद्रीय आयुष मंत्री वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जी, याद रखेगा, ये केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। और इन्होंने किस राज्य में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष, जी हां दोस्तों, एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो वही राज्य दोस्तों आपका पूर्वोत्तर का मणिपुर राज्य। ठीक है, हमारे आयुष मंत्री का नाम बताइए। ठीक है, आयुष राज्य मंत्री का नाम पूछ रहा दोस्तों। देखिए आयुष मंत्री तो कौन है? वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल है। ये पहले असम के मुख्यमंत्री थे, अभी इनके पास 2 मंत्रालय है, एक तो आयुष मंत्रालय
मंत्रालय है, दूसरा दोस्तों बंदरगाह एवं जहाज रानी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, यहां राज्य मंत्री का नाम पूछ रहा है, नाम है दोस्तों भूपेंद्र भाई। ठीक है, याद रखेगा मंजू पारा भूपेंद्र भाई। ठीक है, इन्होंने अभी आयुर्वेद पर्व 2021 का शुभारंभ किया, 3 दिवसीय इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, करा नितिन गडकरी जो इस समय सड़क राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री दोस्तों, करा इन्होंने जम्मू कश्मीर में कितने किलोमीटर लंबी एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को जो है शिलान्यास किया, यह 257 किलोमीटर लंबी सड़क बनाए जाने की योजना है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। करा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने नवंबर 2021 में किस शहर में 3 दिवसीय उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। ठीक है, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून है, एक आपका गैरसैंण है। याद रखेगा देहरादून और गैरसैंण। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, उत्तराखंड के अभी नए सीएम बने हैं, क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और वहां के राज्यपाल कौन है? तो याद रखेगा गुरवीर सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर सिंह वो वहां के क्या है? राज्यपाल हैं, वो भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला लिख रहा है कि हाल ही में किसने नेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन, जी हां दोस्तों, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट एनएफडीसी, ठीक है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन डिवीजन कॉर्पोरेशन और फिल्म डिवीजन, यहां पे लिखेगा दोस्तों फिल्म डिवीजन लिखेगा, करा फिल्म डिवीजन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, जी हां दोस्तों, यानी सीएफएसआई का पदभार ग्रहण किया है। भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने अभी पदभार ग्रहण किया, नए अपॉइंटमेंट की बात करा है दोस्तों। अगर मैं बात कर दूं, आपने सुना होगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में। किसके बारे में? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में दोस्तों। इस बोर्ड को हम सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेंसर बोर्ड कहते हैं। कोई भी भारत में मूवी बनती दोस्तों, वो बिना सेंसर बोर्ड के अनुमति के आती नहीं है। ठीक है, तो सेंसर बोर्ड कहते हैं। सेंसर बोर्ड के दोस्तों जो पूर्व अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? याद रखेगा, उनका नाम था दोस्तों, पूर्व अध्यक्ष का नाम था अनुराग श्रीवास्तव। क्या नाम था? अनुराग श्रीवास्तव। यह इसके क्या थे दोस्तों? सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रसून जोशी। कौन है? प्रसून जोशी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर इन लोगों का कोई यूज नहीं दोस्तों। ये जो सवाल कर रहा है, ये कह रहा दोस्तों हाल ही में किसने ये एनएफडीसी फिल्म डिवीजन और सीएफएसआई का पदभार ग्रहण किया है? तो यह पदभार दिया गया दोस्तों भाकर साहब को, रविंदर भाकर नाम है इनका, इनको यह पदभार दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये तीनों लोग का संबंध भी दोस्तों, ये दोनों लोग का संबंध भी आपके फिल्म विभाग से है। अनुपम खेर तो दोस्तों एक्टर हैं, आप जान ही रहे होंगे, ये नहीं है, बाकी इन दोनों लोग का है। लेकिन यहां पे जो आपका सही उत्तर है ये क्या है? ये रविंदर भाकर नाम है, भास्कर नहीं, रविंदर भाकर। जैसे मनु भाकर पढ़ा था ना, वैसे रविंदर भाकर याद रखेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? देखिए मेरी आदत है दोस्तों, आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैं आपको इधर उधर की बातें नहीं बताता हूं, आपके लिए गंभीरता के साथ आप पढ़ाई करिए। आधे घंटे 40 मिनट का जो भी वीडियो होता है, इस इतने कम समय में दोस्तों 100 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकायदे आपको लिख करके बताता हूं। ऐसा नहीं कि बस हवा हवाई बातें चलती हैं। ठीक है, बाकायदे जितना भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन में यही मिलेगा। ठीक है, आइए कुछ और लोगों के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाल फिलहाल में किसका अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक है, तो पहला तो आप यही याद रखेगा कि भाकर साहब का किया गया, रविंदर भाकर को, ठीक है, किया गया। एनएफडीसी बनाया गया, एनएफडीसी का मुख्य बनाया गया, सीएफएसआई का बनाया गया, फिल्म प्रभाग का बनाया गया। ठीक है, कर भारतीय मूल के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय का प्रमुख बनाया गया? ठीक है दोस्तों, ये भारतीय मूल के इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है गौतम राघवन। क्या नाम है? गौतम राघवन नाम है, ये आप अमेरिका से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हाल ही में दोस्तों महानिदेशक के रूप में किसने ये जो आईएसए, इसका महानिदेशक किसे बनाया गया? ये अजय माथुर को बनाया गया, ये है। ठीक है, एक सवाल और भी आया था दोस्तों अभी हाल ही में, इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। किसने दिया पर्यवेक्षक का दर्जा? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे आप हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं, उसने अभी इसे पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया था। याद रखेगा, अभी इसे पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया गया था। किसने दिया था? तो याद रखेगा यूएनजीए ने दिया, ध्यान दीजिएगा। करा किस कंपनी के चेयरमैन और एमडी, प्रबंध निदेशक मतलब एमडी,
ठीक है। एमडी संजीव मेहता को फिक्की का दोस्तों अगला अध्यक्ष चुना जाएगा। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्या हैं, एमडी हैं, और ये फिक्की के अगले अध्यक्ष होंगे। याद रखेगा, ये सवाल भी आपसे खूब पूछता है। करा दोस्तों, जर्मन की संसद ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ओलाफ स्कोच को कौन से नंबर के चांसलर के रूप में दोस्तों नियुक्त किया है? ये जर्मनी के 9वें नंबर के चांसलर होंगे। किस नंबर के? 9th नंबर के चांसलर होंगे, ठीक है। करा बीसीसीआई ने टी20 में कप्तानी दोस्तों, वो अभी आप जानते हैं दोस्तों, विराट कोहली को हटा करके कप्तानी से अब नई कप्तानी किसे सौंप दिया गया है? तो बीसीसीआई ने निर्णय लिया कि कप्तान बना दिया गया रोहित शर्मा को। जी हां दोस्तों, किस क्रिकेट में? तो टी20 के बाद दोस्तों अब ये हो गए कप्तान। इसके अलावा दोस्तों आपने कोच भी सुना होगा, चेंज हो गए। जो अभी तक कोच थे दोस्तों रवि शास्त्री, उनके स्थान पे अब जो है राहुल द्रविड़ नए कोच हो जाएंगे टीम इंडिया के, तो उसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे करा, किनारा कैपिटल ने 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस खिलाड़ी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो याद रखेगा, इनका नाम है रविंद्र जडेजा। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा याद रखेगा। ये हाल फिलहाल के दोस्तों कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे के प्रश्न देख लेते हैं। लिख रहा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कौन सा? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की अधिकतम संख्या वाले राज्य की सूची में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? जी हां दोस्तों, आपसे पूछ रहा कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, वो भी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत। इस योजना को ABRY योजना कहा जाता है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, इस तरह से कहा जाता है दोस्तों। और इसमें जो टॉप पे है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें टॉप पे है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है दोस्तों? महाराष्ट्र यहां पे क्या है, टॉप पर है। तो जरा इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश मत करिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश आता है दिमाग में कई बार, ठीक है, उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा। यहां पर आपका कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है, इसको ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक भी नहीं है और गुजरात भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन की बात किया जाए, स्मार्ट सिटी योजना क्रियान्वयन, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों अलग अलग नाम आता है। वैसे तो क्रियान्वयन के मामले में दोस्तों आप उसका नाम पढ़ते हैं, झारखंड का नाम पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ का नाम पढ़ते हैं क्रियान्वयन में। और स्मार्ट सिटी अवार्ड जो दिया गया दोस्तों, वो दिया गया अहमदाबाद को, ठीक है, जो कि गुजरात में है, ठीक है, वो सब भी ध्यान दीजिएगा। यहां पर दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र यहां पर जो है नंबर 1 स्थान पे, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। ये सब दोस्तों इसी तरह के सवाल आपसे बनते हैं, कहीं बाहर से सवाल नहीं आते हैं, जो कुछ भी सवाल आते हैं वो कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा मान लीजिए तो पहला स्थान इनका हो गया, दूसरा स्थान भी तो आपसे पूछ सकता है आपको चेक करने के लिए, तो दूसरे पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरे पर आपका तमिलनाडु राज्य पड़ता है और तीसरे स्थान पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा गुजरात आता है, ठीक है, तमिलनाडु गुजरात। एक बात और बताइए, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम का नाम उद्धव ठाकरे है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है, याद रहेगा। अब मैं सोच रहा हूं जब जब राज्य की बात आए ना तो आपको सीएम राज्यपाल दोनों बताते चलूं कि कुछ तो याद हो जाए, ठीक है, तो याद रखेगा ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। चलिए, अभी हाल ही में दोस्तों गुजरात में सीएम चेंज हुए, उनका नाम भूपेंद्र पटेल है। क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल, तो उनका नाम भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये अच्छी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने काम की बात करते हैं कि भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम कौन कौन सी बातें हैं। भाई यहां भारत के अंदर महाराष्ट्र प्रथम पे आया, इसलिए दोस्तों ये सवाल मैंने यहां पे शामिल कर दिया। आगे लिखा है, कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना, जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करने जा रहा है दोस्तों, ये भारत स्थापित करने जा रहा है। कहां पर? तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश। कहां पर दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने जा रहा है भारत, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। करा कौन सा देश 4.5 दिनों का जो है कार्य सप्ताह घोषित किया दोस्तों, कि एक सप्ताह में केवल व्यक्ति को 4.5 दिन ही काम करना है, 2.5 दिन की छुट्टी रहेगी। और ऐसी घोषणा संयुक्त अरब अमीरात के ने किया है, ठीक है, यानी यूएई ने किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने, ठीक है। करा कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसे ESG रिपोर्ट लॉन्च किया है? बताइए कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है? या इंडिगो है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च किया था। करा किस देश ने नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो गैर लाभकारी शहर की घोषणा बनाने की घोषणा सऊदी अरब देश ने किया है, ठीक है। सऊदी अरब ने दोस्तों अपने यहां बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को भी शामिल किया है, तो जरा इसे भी आप ध्यान रखें। करा रिलायंस इंडस्ट्री के मुख्य मुकेश अंबानी को अभी किसने जो है पछाड़ दिया, ठीक है, पूरे एशिया का एक रैंक है दोस्तों, उसमें गौतम अडानी ने इन्हें पीछे कर दिया। करा तेलंगाना के किस गांव को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया? इस गांव का नाम है पोचमपल्ली। क्या नाम है? पोचमपल्ली। मेरे साथ रिवीजन करिए,
ठीक है, रिवाइज करते रहेंगे, चीजें आपको रट जाएगी। यहां आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना। देखिए स्टडी 91 के साथ बहुत फायदा है, और विश्वास करिए यहां करंट अफेयर घोल के पिला दिया जाता है। इतने बार पढ़ जो लेते हैं कि घोल के तो पी लेना है। कह रहा किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया? ये गुआंगमू नाम का एक सैटेलाइट चीन ने लॉन्च किया है। किसने? चीन देश ने। हाल ही में देश का पहला बांस से बना बैट, ठीक है, बांस जानते हैं ना, बांस से बना बैट और स्टंप दोस्तों, ये किस राज्य ने विकसित किया और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन भी किया जा रहा है? उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। कर हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहां पर खोला गया? सुगंधित उद्यान आपके उत्तराखंड में खुला, फिलहाल तो नैनीताल। इसके अलावा दोस्तों जीवाश्म पार्क यहीं पे खुला है, ओपन एयर फनरी यहीं पे खुला है, ठीक है, और आपका फूलों की घाटी भी यहीं पर है। ये सभी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला लिख रहा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ये किसके सहयोग से तैयार किया जा रहा है? तो गेल की सहयोग से तैयार हो रहा है, और ये हरित हाइड्रोजन संयंत्र वैसे तो आपके मथुरा में बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 पर बहुत सारे विषय पढ़ाए जा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में आइए, आपको जो भी विषय पढ़ना है, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ पढ़ाया गया, और उन्हीं के जो है हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप इसे चाहते हैं परचेज करना तो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे कुछ संस्थाओं का नाम दे रहा है, संस्था ने, यहां पर एडीबी संस्था ने किसके लिए क्या दिया है, कितना जो ऋण दिया है, उसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे कई बार आपके पास भी ये सवाल होता है सर कि सर भारत सरकार किन किन कार्य के लिए दोस्तों एडीबी से लोन ले रही, तो दोस्तों उसके लिए ये सवाल आप सभी के लिए मैं बना कर दिया हूं, तो जरा तैयार हो जाए और बताइए कि ये लोन जो है किसके लिए भारत सरकार ले रही है, ठीक है, किस कार्य के लिए है, यही आपको ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा दोस्तों, 112 मिलियन का ऋण, 112 मिलियन का ऋण दोस्तों, ये आज का मुख्य सवाल है, ठीक है। 112 मिलियन का ऋण ये अभी एडीबी ने दिया है असम के अंदर एक स्किल्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, इसके स्थापना के लिए, ठीक है। असम में इस यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 112 मिलियन डॉलर दिया गया। अगर यहां पर यूनिवर्सिटी की बात आ ही रही दोस्तों, तो अभी हाल ही में विधि विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा किया। विधि यूनिवर्सिटी लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। ये दोस्तों विधि विश्वविद्यालय कहां बन रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपके प्रयागराज में बन रहा है। विधि विश्वविद्यालय कहां बन रहा है दोस्तों? प्रयागराज में। दोस्तों इसी तरह देश के अंदर एक आयुष विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है, आयुष विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। ये कहां बन रहा है दोस्तों? ये आपके गोरखपुर में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? गोरखपुर में, ठीक है, इसको भी याद रखेगा दोस्तों। एक जो है मां शाकुंभरी देवी, जी दोस्तों याद रखेगा, मां शाकुंभरी देवी के नाम पर दोस्तों, शाकुंभरी देवी के नाम पर दोस्तों एक विश्वविद्यालय खोलने की बात किया गया। ये अभी अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। कहां पर दोस्तों? सहारनपुर में। ये आपके शिक्षा से जुड़े हुए सवाल बता रहा हूं, और सुनिए, और सवाल है मेरे पास, ठीक है। याद रखेगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का भी आधारशिला रखा गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बनाया गया दोस्तों कहां पर? इसकी स्थापना की जा रही दोस्तों अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अभी दोस्तों आपने कुछ समय पहले रेल यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? रेल यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा। ये रेल यूनिवर्सिटी दोस्तों बड़ोदरा में चल रही। कहां पर? बड़ोदरा में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आज आप पढ़ रहे हो स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये स्किल यूनिवर्सिटी कहां बनने वाली दोस्तों? ये आपके असम राज्य में बनने जा रही, ठीक है। ये सब एक दोस्तों डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, बताइए। डिजिटल यूनिवर्सिटी दोस्तों भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, जी हां दोस्तों, ये आपके केरल से संबंधित है। कहां से है? ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे सवाल। अभी हाल ही में दोस्तों लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की भी घोषणा की गई। तो सब याद रखिए, सब चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। करा 300 मिलियन डॉलर का जो ऋण अभी दिया था आईडीबी ने, इसने दिया था ग्रामीण विकास के लिए। किसको? महाराष्ट्र को। 150 मिलियन डॉलर का दोस्तों जो ऋण दिया गया था, यह दिया गया था पूर्वोत्तर के विकास के लिए। कितना? 150 मिलियन डॉलर, ठीक है। 250 मिलियन डॉलर का दोस्तों ऋण दिया गया औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए, और 350 मिलियन डॉलर दोस्तों दिया गया ये भारत में शहरी क्षेत्रों में सुधार के लिए। और नहीं, और लिखे दोस्तों, इसके अलावा एडीबी ने अभी $500 दिया,
500 मिलियन डॉलर दिया दोस्तों, मिलियन डॉलर दिया ये बेंगलुरु मेट्रो के लिए। किसके लिए? बेंगलुरु मेट्रो के विकास के लिए, ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो के लिए दिया। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब पैसे का हिसाब किताब है। नहीं जानते हैं तो जानिए, चीजों को समझिए, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी की बात आती है, मैंने सब बता दिया। मैचिंग आप करा ही लीजिए। मैचिंग ए का ई है, ए का ई है, बी का सॉरी मतलब इसका ई है, फिर ए है, फिर क्या दोस्तों, फिर डी है, डी है, फिर सी का क्या हो जाएगा, मतलब हाँ डी हो गया, फिर इसका सी हो जाएगा, फिर लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, बी हो जाएगा ना। तो ई ए डी सी बी, डी सी बी तो ही दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं दोस्तों, बैंकिंग से जुड़े हुए कुछ और भी सवाल देते हैं। हालांकि ये सवाल आपके इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, बट चलो बैंकिंग ही देख लेते हैं, ठीक है। करा किस बैंक ने, ये तो हो गया 112 मिलियन डॉलर दे रहा है, एडीबी दे रहा है, ठीक है। करा हाल ही में किसने सीमा पार लेन देन के लिए दोस्तों आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया, और यहां पर एक 20 अंक का एक नंबर जारी किया जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, कानूनी इकाई पहचान करता। जी हां दोस्तों, लीगल आइडेंटिटी नंबर दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। करा दोस्तों आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा, 20 अंक का होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने डिजिट का होगा दोस्तों, यह 20 डिजिट का होना है, ठीक है। करा हाल ही में किस बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजी धन पुरस्कार दिया गया? तो 2 डिजी धन पुरस्कार अभी कर्नाटक ग्रामीण बैंक को दिया गया। किसे? कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। करा पेटीएम पेमेंट बैंक को दोस्तों हाल ही में अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया गया था, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा दिया गया, और उसके कुछ समय पहले पेटीएम पर दोस्तों 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था, तो उसे भी लगे हाथ याद कर लीजिएगा। करा किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड दोस्तों लॉन्च किया? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया क्योंकि भारत में पहली बार लॉन्च किया गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था दोस्तों अमिताभ बच्चन को, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। करा निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक किस बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट जिसका नाम है दोस्तों मित्र प्लस लॉन्च किया? ये किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये आपके फेडरल बैंक ने लॉन्च किया। किसने? फेडरल बैंक ने लॉन्च किया, तो उसको भी याद रखेगा। करा आरबीआई ने हाल ही में किस राज्य में मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर दोस्तों पाबंदी लगा दिया है? तो दोस्तों यह बैंक आपके मलकापुर जो जगह है दोस्तों, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में, तो वहीं से संबंधित है। हाल ही में किस बैंक को दोस्तों वही 2 डिजी धन पुरस्कार दिया गया? कर्नाटक ग्रामीण बैंक को दिया गया, यह भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये बैंकिंग से जुड़े कुछ अच्छे सवाल थे, इनको भी पढ़ लीजिए। करा हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत में 500 गांवों को गोद ले रहा है? क्या कर रहा है दोस्तों? 500 गांवों को वो गोद लेने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए डिजिटल भुगतान का बढ़ावा की जैसी बात आई दोस्तों, ज्यादातर बच्चों का दिमाग आ गया कि चाहे गूगल पे उत्तर होगा, चाहे पेटीएम उत्तर होगा, और आपका यह सोचना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, ये आपने गलत सोच लिया। और अभी फेसबुक का नाम बदल के दोस्तों मेटा कर दिया गया, ये भी गलत है। यहां पे जो सही उत्तर है ये है व्हाट्सएप। इस तरह के सवाल अगर परीक्षा में आ जाए ना, तो जो लोग इस सवाल का उत्तर नहीं जानते होंगे वो कंफर्म है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम को उत्तर टिक करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में आएगा भाई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने भी क्या शुरू किया? अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने भी दोस्तों डिजिटल पेमेंट स्टार्ट कर दिया। जी हां दोस्तों, अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो? डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा, या हो सकता है अपने व्हाट्सएप को अपडेट करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके कई प्रचार भी देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने दोस्तों डिजिटल पेमेंट वाला काम शुरू किया है, गूगल पे, फोन पे जो पहले से हैं इन्होंने नहीं, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो है आपका सही हो जाएगा। दोस्तों निवेदन करें आपसे, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार हंसते मुस्कुराते लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सुबह सुबह किसी का कहना माना जाता है, और खासकर गुरु ने अगर कहा है तो जरूर माना जाता है। गुरु नहीं समझते तो भाई मान लो, भाई नहीं जानते तो मित्र मान लो, दोस्त मान लो, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो कर सकते हो कर लो, लेकिन प्लीज यार लाइक करो। और किसी तरह के सोशल मीडिया ग्रुप से अगर आप जुड़े ना, तो वहां भी आप वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के जुड़े इससे, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, जो आपके काम की बात है बस खाली वो मैंने बता दिया, उससे ज्यादा यहां आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं। करंट अफेयर आप ऐसे ही पढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? छोटा सा दिमाग है, इसी दिमाग में क्या क्या भरोगे? कम कम पढ़ो, उतना पढ़ो जितने में आपका काम चल जाए, ठीक है।
आगे बढ़िए, आइए राष्ट्रीय समाचार पढ़ते हैं दोस्तों। एक तो आपका व्हाट्सएप हो गया, दूसरा कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया। एयर बबल समझौते के साथ अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया। एक दो देशों के साथ नहीं दोस्तों, टोटल 32 से ज्यादा देशों के साथ भारत ने इस तरह के एयर बबल समझौता साइन किया। इसमें क्या होता है, जैसे कोविड-19 के समय दोस्तों क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई, लेकिन कुछ उड़ानों को जारी रखा गया। जिन देशों के साथ हमारे इस तरह के समझौते होते हैं उनके साथ हम उड़ान चालू कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें, मतलब थोड़ा सा एक तरह का वीआईपी पास आप बोल सकते हैं। कह रहा गणतंत्र दिवस पर दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया जा रहा है, तो जो मध्य 5 एशियाई देश हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, इन पांचों के प्रमुख को दोस्तों बुलाया जा रहा है। पिछले साल दोस्तों बुलाया गया था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जी को, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा बड़ा था, इस वजह से वो नहीं आ पाए थे। इस साल दोस्तों 5 एशियाई देशों के प्रमुख को बुलाया जा रहा है, ठीक है, जो खास करके मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, कारण नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से काशी कॉरिडोर जो बना दोस्तों उसका उद्घाटन किया है, तो 900 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों एक काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। ठीक है, कह प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में बलरामपुर, दोस्तों आपने गोंडा बलरामपुर का नाम सुना होगा, वहां पर दोस्तों सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया और खुद मोदी जी ने किया, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कह रहा जम्मू कश्मीर में दोस्तों 1000 टिकरिंग लैब, अटल टिकरिंग लैब का उद्घाटन किया जा रहा है दोस्तों। यह अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो रही है। मनोज सिन्हा किए होंगे, ठीक है, याद रखेगा, नीति आयोग किए हैं। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये भी याद रखेगा। मनोज सिन्हा वहां क्या है दोस्तों, वो उपलब्ध थे, उस समय अवेलेबल थे। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। ठीक है, और बगल में पड़ोसी में दोस्तों आपका लद्दाख है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्णा माथुर है। ठीक है, राधा कृष्णा माथुर। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अमित शाह जी ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। पढ़ा चुका हूं, यह सहारनपुर में किया गया। जबकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, एक मुक्त विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, नहीं मुक्त नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है दोस्तों, राज्य विश्वविद्यालय, और उसकी आधारशिला जो है रखी गई है अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ याद रखेगा। वहीं पर दोस्तों मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, कह रहा किस विश्वविद्यालय ने 17 क्षेत्रीय और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन दोस्तों लॉन्च किया। ये दोस्तों अजीत प्रेम जी के नाम पर दोस्तों विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा यह काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। कह रहा है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जी हां दोस्तों, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया हॉकी महिला लीग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। हॉकी महिला लीग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, याद रखें दोस्तों, किरण रिजिजू। ये पूर्व में क्या थे दोस्तों, पूर्व में खेल मंत्री थे। क्या थे दोस्तों, ये पूर्व में खेल मंत्री थे। वर्तमान में दोस्तों किरण रिजिजू क्या है, तो याद रखेगा वर्तमान में ये कानून एवं न्याय मंत्री हैं। क्या है दोस्तों, कानून एवं न्याय मंत्री हैं। ठीक है, कानून एवं न्याय मंत्री हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये इस सवाल का उत्तर नहीं है। ठीक है, देखिए मामला अगर हॉकी का है तो आपको पता होगा दोस्तों, हॉकी की टीम को अगले 10 वर्षों तक कौन स्पॉन्सर करेगा, ये अभी एक नया सवाल रहा है, कौन स्पॉन्सर करेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया कि वह हॉकी टीम को अगले 10 साल तक क्या करेगी, स्पॉन्सर करेगी, एक याद रखिएगा। ठीक है, प्लस दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम दोस्तों ये कहां बनाया जा रहा है, तो याद रखेगा ये स्टेडियम भी आपका संबंधित है उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा कटक के पास दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा के जो आपके मुख्यमंत्री हो कौन है, तो याद रखेगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, लेकिन वो भी यहां पर सही उत्तर नहीं है। ठीक है, नीरज चोपड़ा भी नहीं दोस्तों, याद रखेगा अनुराग ठाकुर, ये वर्तमान में खेल मंत्री हैं। क्या है दोस्तों, ये वर्तमान में खेल मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है, किसको, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का। ठीक है, तो याद रखेगा ये पहली बार मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया जा रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों याद रखेगा कुल 14 टीमें दोस्तों हिस्सा लेने वाली हैं। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक दोस्तों इसमें कुल 42 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा कर लिया जाए। लगे हाथ दोस्तों क्या होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों लिख रहा है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो नवंबर के लिए घोषित किया गया, ये पुरुष और महिलाओं को दो अलग अलग घोषित किया गया। डेविड वार्नर पुरुषों में और मैथ्यू क्या हो गए दोस्तों, आपकी महिलाओं में चुनी गई। ठीक है,
तुर्की ग्रांड प्रिक्स तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीता, लेकिन जो नया सवाल था वो था दोस्तों अबू धाबी का। क्या था? अबू धाबी। अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स दोस्तों किसने जीता है? जीपी लिख दे रहा हूं, ग्रांड प्रिक्स याद रखेगा, ये जीता है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। करा हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है? इनका नाम है संकेत महादेव। ठीक है, संकेत महादेव। महादेव को कोई नहीं हरा सकता, आप तो जानते ही हैं। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है? सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप ये केरल राज्य में आयोजित किया गया था और मणिपुर ने दोस्तों इस खेल को जीत लिया है, ध्यान दीजिएगा। एशियन यूथ पैरा गेम में भारत का सिक्का बोल गया दोस्तों, 41 मेडल अकेले भारत जीत कर लाया है। ठीक है, हाल ही में एक ही पारी में 10 विकेट लिया दोस्तों एजाज पटेल ने, जो आपके रहने वाले हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है, करा किस देश के खिलाड़ी विक्टर एरिक्सन और चीन की ताइपी जुइंग महिला है दोस्तों, जिन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा क्या किया गया, इनको पुरुष और महिला का खिताब खिलाड़ी चुना गया। ये जो पुरुष हैं ये आपके किस देश के दोस्तों? डेनमार्क से हैं। ठीक है, करा न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं, न्यूजीलैंड से हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान जीता, बैलन डी आर रिकॉर्ड जीता, और ये उनका क्या था दोस्तों? 7वां। ठीक है, 7वीं बार यह जीत हासिल किया। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन और भी याद रखेगा, अभी जर्मनी को हरा करके अर्जेंटीना ने क्या किया दोस्तों? जो आपका जूनियर हॉकी चैंपियनशिप चल रहा था उसे जीत लिया है। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल छोड़ने वालों के लिए क्या किया गया दोस्तों? एक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। क्या किया गया दोस्तों? स्कूल छोड़ने वालों के लिए एक क्या किया गया? ई प्लेटफॉर्म दोस्तों लॉन्च किया गया। और ये काम किसने किया? तो याद रखिए, शिक्षा से संबंधित वैसे जो देश में काम कर रहे हैं दोस्तों, मुझे तो मेरी नजर में एक ही व्यक्ति, मैं शिक्षा से संबंधित व्यक्ति की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसका ध्यान शिक्षा पे है, याद रखेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन मैन आर्मी आप कह सकते हैं, मनीष सिसोदिया का। जी हां दोस्तों, मनीष सिसोदिया। इनका कोई तोड़ जोड़ नहीं। अलग बात है यार कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूं, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से बात किया जाए शिक्षा क्षेत्र की, तो शिक्षा क्षेत्र पे अगर किसी व्यक्ति ने ध्यान दिया है तो मनीष सिसोदिया ने ध्यान दिया है। और ये मैं नहीं कर रहा दोस्तों, ये सरकारी रिपोर्ट कर रही है। ये सरकारी रिपोर्ट भी नहीं दोस्तों, आप बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट तैयार किए गए हैं जो ये बात कर रही है दोस्तों कि वाकई बहुत ही बेहतरीन शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। आप सोचिए, स्कूल छोड़ने वाले लोगों के लिए एक ई प्लेटफॉर्म बनाना, मतलब ये किस बेहतरीन, मतलब कैसे उनके दिमाग में आइडिया आया होगा, गजब की सोच है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये आपकी नई दिल्ली सरकार के द्वारा फिलहाल स्टार्ट किया गया, इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारी डिटेल दिया गया कि कैसे क्या किया जाएगा सारी। आइए योजनाओं से संबंधित कुछ बातचीत कर लेते हैं जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा करा दोस्तों, केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिस मंत्रालय के मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं, हाल ही में इस मंत्रालय के द्वारा एक एल्डर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था 14567। दोबारा दोस्तों एक और नंबर जारी किया गया 1456667 न करके 66, एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। और याद रखेगा, नेशनल एक हेल्पलाइन नंबर है जो नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एस्ट्रोडिटी के लिए ज्वाइन किया गया। ठीक है, एससी एसटी के लिए दोस्तों एक अलग से ज्वाइन किया गया, यही है। ठीक है, करा कि नीति आयोग ने 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाने जा रहा है जम्मू कश्मीर में नीति आयोग के सहयोग से। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर, ये 2 शहर है दोस्तों, इंदौर को भी दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी चुना गया था। ठीक है, याद रखेगा, इन दोनों शहरों में कमिश्नरेट लागू होने वाला है, यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, फागू चौहान जी क्या नहीं फागू चौहान है दोस्तों, फागू चौहान आपके बिहार में है, राज्यपाल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल हैं दोस्तों छगनलाल मगनलाल। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे करके छगन भाई मगन भाई, ठीक है, ऐसे करके नाम है। करेक्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना को विस्तार की मंजूरी दिया है। अब योजना बढ़ा करके मार्च 2024 तक अपना काम करेगी, यह किया गया। ठीक है, करा किस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यह उत्तराखंड के सीएम हैं और इन्होंने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना स्टार्ट किया। कहां पर? तो जाहिर सी बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तो वहीं पे स्टार्ट हुआ। करा श्रेष्ठ योजना दोस्तों किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया? यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसके मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए करा फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना किया है? यह तमिलनाडु सरकार दोस्तों है जो फिनटेक गवर्निंग काउंसिल बनाने जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के आखिरी सवाल पर आते हैं और भी इंपॉर्टेंट
चीजें पढ़ लेते हैं। करंट इनमें से किस देश ने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने, किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टेदर, जी हां दोस्तों, टेदर नाम की एक क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों उपयोग को मंजूरी दे दिया है। दोस्तों अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो कई सवाल बनते हैं, ठीक है। जैसे दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी किसे कहा जाता है? पहली क्रिप्टो करेंसी दोस्तों जो सबसे ज्यादा चली उसकी बात कर रहा हूं, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों इसे बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है। जी हां दोस्तों, बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बिटकॉइन के प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो बिटकॉइन का सबसे ज्यादा प्रयोग दोस्तों कहां पर होता है? बिटकॉइन का। इसके लिए दोस्तों दो सूची आई थी, यहां पहले नंबर पे दोस्तों वियतनाम है। कौन है? वियतनाम देश है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है? याद रखेगा, भारत देश है, ठीक है। दोस्तों किसने क्रिप्टो करेंसी को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दिया? एक देश आया था दोस्तों जिसने क्या किया? क्रिप्टो करेंसी को क्या किया दोस्तों? अपनी मुद्रा घोषित कर दिया था। उस देश का नाम क्या था दोस्तों? उस देश का नाम था अल सल्वाडोर देश। क्या नाम था? अल सल्वाडोर देश नाम था। इसको भी याद रखेगा। किसने दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को किसने अवैध घोषित कर दिया? अवैध अगर पूछे तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, चीन ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को बढ़ाने के लिए, उसको जागरूकता के लिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जागरूकता के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों? ब्रांड एम्बेसडर। तो याद रखेगा, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया दोस्तों अमिताभ बच्चन को। किसे चुना गया है? अमिताभ बच्चन को चुना गया, ठीक है। यह भी आप याद रखेगा दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है। आरबीआई दोस्तों अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाली है, तो भारत खुद अपनी क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रही है, वो बहुत जल्द आप सभी के बीच में आने वाला। फिलहाल तो यहां पर आपका सही उत्तर है, ये हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार में दोस्तों हाल ही में 2 साल के लिए आपातकाल लगाया गया था। यहां के जो सेना प्रमुख थे हलैंग, वो अभी क्या हो गए दोस्तों? यहां कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने दोस्तों ये घोषणा किया है। तो याद रखेगा, म्यांमार जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए देश विदेश से जुड़े कुछ अच्छे सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा है, किस देश ने घर पर और निजी इस्तेमाल के लिए दोस्तों भांग को वैध घोषित कर दिया? और कहा गया दोस्तों एक घर में 4 भांग का पेड़ लगाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह की घोषणा किसने किया है? एक देश है माल्टा, अफ्रीकन देश है दोस्तों माल्टा, उसने घोषणा किया है। यह अकेला देश नहीं, बहुत सारे देशों ने भांग को वैध घोषित कर दिए पहले ही। हाल ही में किन देशों ने प्रशांत महासागर में अंडर सी केबल को फंडिंग करने जा रहे हैं? 3 देशों का समूह है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। ये 3 देश अंडर सी केबल को फंडिंग कर रहे हैं, जिसके द्वारा नौरू देश को और कई सारे इंडोनेशिया के पास बहुत छोटे छोटे देश है जैसे माइक्रोनेशिया वगैरह को, इनको इंटरनेट की बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए बिछाया जा रहा है, ठीक है। भारत को किस श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद ने चुन लिया है? तो श्रेणी बी में पहले भी भारत था, अभी भी भारत श्रेणी बी में है, ठीक है। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया? तो याद रखेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दर्जा दिया है, ठीक है। अजय माथुर दोस्तों इसी के महानिदेशक बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल को एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया। अब ये देश विकासशील देश कहे जाएंगे। अभी तक इन देशों को अल्प विकसित कहा जाता था, अब ये विकासशील देशों की कैटेगरी में आ चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ किस देश ने हाल ही में एक नए रक्षा गठबंधन के लिए दोस्तों क्या किया? एक पनडुब्बी समझौता किया दोस्तों, और यह समझौता अमेरिका और किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया इसमें। वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया? वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन दोस्तों दुबई में किया गया, और डिफेंस एक्सपो 2022 का जो है वो गांधीनगर गुजरात में होना है, ठीक है। किस देश ने नवंबर 2021 में 21वीं ओरा परिषद की बैठक की मेजबानी करने जा रहा दोस्तों? ये बैठक हो रही है बांग्लादेश में, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया? खूब बेहतरीन तरीके से रिवीजन किया और एक एक चीजों को याद किया। याद रखिए, अभी स्टडी 91 ये 2 मॉक टेस्ट दोस्तों लॉन्च किया बहुत कम प्राइस में। सीबीटी 2 299, ग्रुप डी 249 रुपए का मॉक टेस्ट है, आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते दोस्तों। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। यहां हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, अगर आप हमसे जुड़े किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आइए, आपका स्वागत है, आप जुड़िए और स्टडी करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप लाइक करिए और कमेंट सब लोग किया करें। मैं सभी के कमेंट रीड करता हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए ताकि मैं आपके कमेंट को भी देख सकूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।